जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज हो गया फ्रेंड्स 13 जून की हिस्ट्री देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हमारे इतिहास में घटी हैं, बट हम कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। चलिए देखते हैं 2-3 पॉइंट आज की हिस्ट्री के अंतर्गत। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो 13 जून 1943 में, ध्यान दीजिएगा, 13 जून 1943 में स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पनडुब्बी के माध्यम से जर्मनी से टोक्यो तक की यात्रा शुरू की। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से टोक्यो तक की यात्रा कब शुरू की? तो आज के ही दिन, यानी कि 13 जून 1943 में। और किससे की, किसके माध्यम से उन्होंने यात्रा स्टार्ट की, अपनी प्रारंभ की? तो पनडुब्बी के माध्यम से। सेकंड पॉइंट देखेंगे तो 1956 यानी कि 1956 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन ICPO का गठन किया गया। थर्ड पॉइंट देखेंगे 13 जून यानी कि आज के दिन किस दिवस के रूप में हम आज के दिन को मनाते हैं, तो देख लेते हैं। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म दिवस। एल्बिनिज्म का मतलब क्या होता है? रंगहीनता। तो एल्बिनिज्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, देखते हैं। तो एल्बिनिज्म अर्थात रंगहीनता के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य। एल्बिनिज्म है क्या? तो फ्रेंड्स, एल्बिनिज्म एक आनुवंशिक बीमारी है जो त्वचा, बाल और आंखों के रंग पर प्रभाव डालती है। तो आई होप आज की हिस्ट्री आपको पता लग गई होगी। और आज के दिन को किस दिवस के रूप में मनाते हैं वो भी हमने देख लिया। अब स्टार्ट करते हैं हमारी होम साइंस की क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज़, जिसमें क्लास 6 से 12th की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक हमारा क्लास 6 to 10 तक की पढ़ाई कंप्लीट हो गई। हम आगे क्लास 11th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा करके जिस भी क्लास में आपको जो भी डाउट है आप देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। तो डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने आज की हिस्ट्री देख ली, अपने क्लास के बारे में भी कुछ बातें कर ली। अब देखते हैं आज हम पढ़ने क्या वाले। जैसा हमने आपको बताया, हम कर रहे हैं क्लास 11th। और क्लास 11th में फ्रेंड्स हम करेंगे चैप्टर 7 अर्थात अध्याय 7, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत की वस्त्र परंपराएं अर्थात टेक्सटाइल ट्रेडिशन इन इंडिया। इसके बारे में आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस क्लास का रिवीजन। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने किया था कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, और वो क्वेश्चन आंसर रिलेटेड किस टॉपिक से थे? तो फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन आंसर संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन जो हम टॉपिक कवर कर रहे थे उससे रिलेटेड थे। आई होप आपने उस क्लास को देखा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं तो प्लीज़ आप उस क्लास को मिस मत किया करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें जो भी आपके डाउट्स रह भी जाते हैं वो क्लियर हो जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से। तो ये तो हमारी प्रीवियस क्लास थी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं हम भारत की वस्त्र परंपराएं अर्थात टेक्सटाइल ट्रेडिशंस इन इंडिया। तो इस पूरे अध्याय में हम पढ़ने क्या वाले हैं? तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे भारत में वस्त्रों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में जानेंगे। 3 मुख्य रेशों के बारे में हम पढ़ेंगे। रंगाई क्या होती है और कसीदाकारी क्या होती है। कसीदाकारी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि अभी हम फर्स्ट टाइम क्लास 11th में पढ़ेंगे। ये हमारे लिए न्यू टॉपिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, मानव 2000 वर्ष पूर्व भी वस्त्र बनाने की कला जानता था। यानी कि आज से 2000 साल पहले भी जो मानव है वो वस्त्र बनाने की कला उसको
कला के बारे में जानता था, अर्थात वस्त्र बनाना आता था। इससे यह ज्ञात होता है कि भारत में वस्त्र उद्योग प्राचीन काल से ही विद्यमान है। प्राचीन साहित्य के संदर्भ में गुफाओं और दीवारों पर चित्रकारी से हमें वस्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन काल से ही वस्त्र सामग्रियों ने मनुष्यों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। कपड़े सभ्यता के अनिवार्य अंग रहे हैं। प्रायः सभी प्राचीन सभ्यताओं के लोगों द्वारा अपने पास उपलब्ध कच्ची सामग्री का उपयोग करने के लिए तकनीकें, प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजीज का विकास किया गया था। उन्होंने स्वयं अपने लिए विशिष्ट डिजाइनों वाले कपड़ों की रचना की, साथ ही अलंकृत डिजाइनों अर्थात एलाबोरेटली डिजाइंड वाले उत्पाद बनाए। अब देखते हैं भारत में वस्त्रों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारत में महीन वस्त्रों का उत्पादन भारतीय सभ्यता जितना ही प्राचीन है। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद और उपनिषदों में भी संसार की रचना का वर्णन करते समय वस्त्रों का प्रयोग एक प्रतीक के रूप में किया गया। इन प्राचीन ग्रंथों में विश्व को देवताओं द्वारा बुना गया कपड़ा अर्थात अ फैब्रिक ओवन बाय द गॉड के रूप में वर्णित किया गया। बुनाई का इतिहास देख लेते हैं तो बुनाई अर्थात वीविंग क्या है देखते हैं तो बुनाई सबसे प्राचीन कलाओं में से एक है और प्राचीन समय से ही महीन वस्त्रों के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। पुरातत्व स्थल मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त कपड़ों के टुकड़े, टेराकोटा तकले तथा कांस्य की सुइयां इस बात को प्रमाणित करती हैं कि भारत में कपड़ों की कताई, बुनाई, रंगाई और कसीदाकारी परंपराएं कम से कम 5000 वर्ष पुरानी हैं। प्राचीन सभ्यताओं में संभवतः भारत पहला देश है जहां कपड़ों, विशेषकर सूती कपड़ों पर रंगों के प्रयोग की तकनीकी में दक्षता हासिल की गई। तो ये तो हमने देख लिया बुनाई का इतिहास कि क्या है। बुनाई का इतिहास देखिए ना, जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी उसमें भी टेराकोटा तकले तथा कांस्य की सुइयां इस बात को दर्शाती हैं कि 5000 साल पहले भी कपड़ों के बारे में जो है लोग जानते थे। भारत में रंगाई और छपाई वाले सूती वस्त्र दूसरे देशों से निर्यात किए जाते थे क्योंकि भारत अपने पक्के रंगों के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन ग्रीक और लैटिन साहित्य में भी भारतीय कपड़ों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन इतिहास की पूरी काल अवधि में भारत द्वारा बनाए गए सूत, रेशम तथा ऊन के कपड़ों की उत्कृष्टता का उल्लेख मिलता है। भारतीय कपड़े अपनी रंगाई, छपाई, कसीदाकारी द्वारा बनाए गए डिजाइन आदि के लिए भी प्रसिद्ध थे। इसके कारण शीघ्र ही भारतीय कपड़े व्यापार जगत में लोकप्रिय हो गए तथा राजनीतिक संपर्कों ने उन्हें अन्य देशों में फैलने में मदद की। लगभग 15वीं शताब्दी से ही भारत विश्व का सबसे बड़ा वस्त्रों का निर्यातक अर्थात एक्सपोर्टर था। कौन सी शताब्दी से? तो फ्रेंड्स लगभग जो है 15वीं शताब्दी से ही जो भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा वस्त्रों का निर्यातक अर्थात एक्सपोर्टर था। तो ये तो हमने देख लिया बुनाई का इतिहास। आई होप यहाँ तक का आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलते हैं आगे। अब 3 मुख्य रेशों के बारे में देखते हैं। भारतीय कपड़ों का उत्पादन मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्राकृतिक रेशों से जुड़ा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अगर बन जाता है कि भारतीय कपड़ों का उत्पादन किन प्राकृतिक रेशों से बना है तो वो 3 मुख्य प्राकृतिक रेशे हैं जिससे भारतीय कपड़ों का उत्पादन है। तो कौन सा? कपास यानी कि कॉटन, दूसरा है रेशम और तीसरा हमारा है ऊन। तो चलिए डिटेल में इन लोगों को देख लेते हैं। जो हमने देखे 3 कौन से? कपास और रेशम और लास्ट हमने देखा ऊन। तो कपास के बारे में देखते हैं। भारत कपास यानी कि कॉटन का मुख्य केंद्र माना जाता है। हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में भी कपास के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा है। तो प्राचीन काल से ही भारत कपड़ों की खेती और बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। भारत में विकसित कताई और बुनाई की तकनीकी से ऐसे कपड़े बनाए गए जो अत्यंत बारीक और अलंकृत होने के कारण विश्व प्रसिद्ध हो गए। बेबीलोन के प्राचीन देश में पुरातात्विक खुदाई से मिली हड़प्पा की मोहरों से यह जानकारी मिलती है कि भारत से कपास का व्यापार पूरे विश्व में होता था।
तो भारत से कपास का व्यापार पूरे विश्व में होता था, इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? तो बेबीलोन के प्राचीन देश में पुरातात्विक खुदाई से मिली हड़प्पा की मोहरों से। कपास की कताई के साथ अनेक किस्से भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जब सबसे बारीक कपड़ा मलमल खास या शाही मसलिन बांग्लादेश यानी कि ढाका में बनाया गया तो वह इतना बारीक था कि वह आसानी से आंखों से दिखाई ही नहीं पड़ता था। इसलिए इससे काव्यात्मक नाम बत हवा, बुनी हुई वायु, आबे रवा, बहता हुआ पानी, सबनम अर्थात शाम की ओस दिए गए थे। ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश ढाका में जब ये कपड़े बनाए गए तो इनकी बारीकता के नाते इन कपड़ों को क्या क्या नाम दिया गया? तो बत हवा यानी बुनी हुई वायु, आबे रवा बहता हुआ पानी, सबनम अर्थात शाम की ओस, ये नाम दिए गए। जामदानी या बंगाल तथा उत्तर भारत के भागों में कपास के उपयोग द्वारा पारंपरिक रूप से बुनी हुई अलंकृत मलमल भारतीय बुनाई का सर्वोत्तम ब्रोकेड उत्पाद है। यह नियमित बुनाई से भिन्न है क्योंकि नियमित बुनाई में बाने का धागा ताने के ऊपर और नीचे विशिष्ट क्रम में चलता है। ये जो बाना और ताना है फ्रेंड्स, इसको हमने डिटेल में पढ़ा है प्रीवियस क्लास के माध्यम से, आप जाके देख सकते हैं बाना और ताना क्या होता है। लेकिन जब ब्रोकेड डिजाइनों को रेशमी, सूती या सोने और चांदी के धागों से बुना जाता है तो इन धागों को नियमित बुनाई के मध्य में जड़ा जाता है। पैटर्न बनाने के लिए प्रयुक्त फाइबर के द्रव्य के आधार पर सूती ब्रोकेड, रेशमी ब्रोकेड या जरी अर्थात धात्विक धागा ब्रोकेड हो सकते हैं। सूती कपड़ा बनाने के अतिरिक्त भारतीयों की उपलब्धि चमकीले रंगों के साथ सूती कपड़ों में पैटर्न बनाने की भी थी। 17वीं शताब्दी तक केवल भारतीय ही सूती को रंगने की जटिल प्रक्रिया में दक्ष थे, यानी कि जो हमारे भारतीय लोग थे वही जो है सूती रंगों को, सूती कपड़ों की रंगाई अच्छे तरीके से कर सकते थे और कोई देश इसमें अच्छी तरीके से महारत हासिल नहीं कर पाया था। कौन सी शताब्दी से? 17वीं शताब्दी तक। जो केवल सतह पर रंजकों का लगाना ही नहीं था बल्कि वे पक्के और अस्थायी रंग भी बनाते थे। भारतीय छीट अर्थात छपाई और चित्रकारी वाला सूती कपड़ा, इसी को हम क्या बोलते हैं? भारतीय छीट, जिसमें छपाई और चित्रकारी की गई होती है। जिस वस्त्र में आपको पता होना चाहिए भारतीय छीट क्या होता है। तो भारतीय छीट छपाई और चित्रकारी वाला सूती कपड़ा ने यूरोपीय फैशन और बाजार में क्रांति ला दी थी। भारतीय शिल्पकार संसार के सर्वोत्तम रंगरेज थे। तो भारतीय शिल्पकार संसार के क्या थे? सर्वोत्तम रंगरेज थे। सूत की बुनाई पूरे भारत में होती थी। भारत में अभी भी कई स्थानों पर बहुत बारीक धागा काटा जाता था, लेकिन अभी भी थोक उत्पादन मोटे धागों का ही होता था। अलग अलग उत्पाद अलग अलग डिजाइन के रंगों में बनाए जाते थे और देश के अलग अलग हिस्सों में इसका खास उपयोग होता था। तो ये तो हमने देखा कॉटन के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो फैब्रिक है रेशम, उसके बारे में देखते हैं। तो प्राचीन काल से ही भारत रेशम यानी कि सिल्क के कपड़े बनाए जाते थे। भारत में बहुत ही पुराने समय से, प्राचीन काल से ही भारत में रेशम के कपड़े बनाए जाते थे। रेशम की बुनाई का उल्लेख ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मिलता है। भारतीय तथा चीनी रेशम में विभिन्नता देखी गई। भारत में रेशम बुनाई के केंद्र राज्यों की राजधानियों, तीर्थस्थलों और व्यापार केंद्रों के पास विकसित हुए। इसके अतिरिक्त बुनकरों के प्रवासों से अनेक नए केंद्र स्थापित और विकसित हुए। भारत के विभिन्न प्रदेशों में रेशम की बुनाई की विशिष्ट शैली यानी कि स्टाइल्स हैं। कुछ महत्वपूर्ण केंद्र निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन से? वाराणसी की शैली। वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहां विशेष शैलियों में बुनाई की प्राचीन परंपरा रही है। उसका अत्यधिक लोकप्रिय उत्पाद ब्रोकेड या किनख्वाव, कौन सा? ब्रोकेड या किनख्वाव है। वाराणसी कपड़ों की उच्च कीमत, शोभा एवं सौंदर्य के कारण इसे किनख्वाव नाम दिया गया। किनख्वाव नाम क्यों दिया गया बनारसी कपड़ों को? तो उनके उच्च कीमत, शोभा एवं सौंदर्य के कारण। इसका अर्थ होता है ऐसी वस्तु जिसका आदमी सपना भी नहीं
देख सकता। किनख्वा का अर्थ क्या होता है? एक ऐसी वस्तु जिसके बारे में आदमी सोच भी नहीं सकता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? किनख्वा। पश्चिम बंगाल की शैली। पश्चिम बंगाल में पारंपरिक रूप से रेशम की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल पारंपरिक रूप से रेशम की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल की जामदानी बुनकर रेशमी जरी की साड़ियां करघे से बुनते हैं। किससे बुनते हैं रेशमी जरी की साड़ियां? तो करघे से बुनते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते चलिएगा। चूंकि इस शैली का विकास मुर्शिदाबाद जिले के बालूचर नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुर्शिदाबाद जिले के बालूचर नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसे बालूचर बूटेदार कहा जाता है। इस शैली का विकास वाराणसी में भी किया जा रहा है। वाराणसी में सादे बुने हुए कपड़ों को बिना बटे रेशमी धागों से ब्रोकेट किया जाता है। इन साड़ियों का सबसे अधिक आकर्षक का केंद्र इनका पल्लू होता है। इनमें वीर कथाओं, शाही दरबारों तथा घरेलू या यात्रा के दृश्य समारोह और पालकियों के साथ दिखाए जाते हैं, जो अनोखे डिजाइन के होते हैं। बॉर्डर और पल्लू में आम के मोटिफ का बहुत अधिक प्रयोग होता है। ये देखिए, बालूचर बूटेदार की जो साड़ियाँ होती इस तरीके से होती हैं। गुजरात की शैली देख लेते हैं। तो गुजरात ने किनख्वा की अपनी शैली विकसित की है। ध्यान दीजिएगा, गुजरात ने किनख्वाब की अपनी शैली विकसित की है। प्राचीन भारतीय शासकों के दरबारों में लोकप्रिय बारीक वस्त्र का निर्माण भड़ौच और खंभात में किया गया। कहाँ पे किया गया? भड़ौच और खंभात में किया गया था। अहमदाबाद की असावली साड़ियाँ अपने पल्लुओं और सुंदर ब्रोकेट किनारों के लिए मशहूर है। इन साड़ियों में सोना या चांदी के धात्विक पृष्ठभूमि पर रंगीन धागे से पैटर्न बुने जाते हैं। इससे कपड़ों पर मीनाकारी अर्थात इनामेल्ड जैसी छवि आ जाती है। इन पैटर्न में गुजराती लोक परंपरा को ध्यान में रखते हुए मानवों, पक्षियों और पशुओं के मोटिफ बनाए जाते हैं। अब तमिलनाडु की कांचीपुरम शैली देख लेते हैं। तो तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम प्राचीन काल से दक्षिण भारत में ब्रोकेड बुनाई का एक मशहूर केंद्र है। ब्रोकेड वाले भव्य पल्लू के साथ परंपरागत साड़ियों में पशुओं और पक्षियों के मोटिफ होते थे। दक्षिण भारत कपड़ों में विशेषकर गहरे रंग जैसे लाल, बैंगनी, नारंगी, पीला, हरा का प्रयोग प्रमुख रूप से होता है। तो ये देखिए, कांचीपुरम की जो साड़ी का जो पल्लू होता है इस प्रकार से दिखता है। महाराष्ट्र की शैली देख लेते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गोदावरी नदी के तट पर स्थित पैठन दक्कन प्रदेश के प्राचीनतम नगरों में से एक है, जो विशेष रूप से रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गोदावरी नदी के तट पर स्थित पैटर्न दक्कन प्रदेश के प्राचीन नगरों में से एक है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? विशेष रूप से रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? तो पैटर्न दक्कन। यहाँ बॉर्डर तथा मोटिफ के लिए सोने की जड़ाऊ बुनाई वाली रेशम की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। क्या प्रसिद्ध है? तो सोने की जड़ाऊ बुनाई वाली रेशम साड़ियाँ जो है वो प्रसिद्ध हैं। पैटर्न में प्रयोग की जाने वाली टेपेस्ट्री बुनाई घने बुने हुए सुनहरे कपड़ों के लिए जानी जाती है। झिलमिलाती सुनहरी पृष्ठभूमि में लाल, गुलाबी, हरे तथा बैंगनी रंगों द्वारा बनाए गए विभिन्न पैटर्न, बूटे, जीवन वृक्ष, विशिष्ट कलियां और फूलों की किनारियां रत्नों की तरह चमकते हैं। भारत में जरी ब्रोकेट बुनाई के अन्य प्रमुख केंद्र सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, आगरा, बुरहानपुर, विचित्रापल्ली और तंजावुर हैं। ध्यान दीजिएगा, ये नाम आपको पता होने चाहिए। किसके लिए? तो भारत में जरी ब्रोकेट बुनाई के लिए जो प्रसिद्ध राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं फ्रेंड्स सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, आगरा, बुरहानपुर, विचित्रापल्ली और तंजावुर, ये प्रमुख केंद्र हैं। तो ये देख लें, टेपेस्ट्री बुनाई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो टेपेस्ट्री वीव्स क्या होता है? असमतल बाने के सिद्धांत पर काम करती है, अतः इसमें अनेक रंगों वाले धागों का प्रयोग किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कपड़ा दोनों तरफ से एक जैसा दिखाई देता है टेपेस्ट्री बुनाई के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा दो मुख्य रेशों के बारे में, कौन कौन से? कपास और रेशम। और फिर हमने साथ ही साथ क्या देखा?
भारत में बुनाई के विभिन्न केंद्र देखे, जिसमें हमने क्या क्या देखा, वाराणसी की शैली देखा, पश्चिम बंगाल की शैली देखा, गुजरात की शैली के बारे में हमने जाना, तमिलनाडु की कांचीपुरम शैली देखी और साथ ही साथ महाराष्ट्र की शैली के बारे में हमने पढ़ा। तो ये थी फ्रेंड्स आज की क्लास। आज की क्लास को यहीं तक रखते, नहीं तो क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो तीसरा रेशा है ऊन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जो भी आपको डाउट है, जिस भी टॉपिक में, जिस भी कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस है, किसी में भी, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर क्लासेस समझ में आ रही हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जाइए। धन्यवाद।